गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल, वेलकम बैक टू GC 3.0। और जैसा आप लोग मुझसे कह रहे थे बहुत दिनों से कि सर कुछ हो जाए, MCQs की प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है बट सर MCQ प्रैक्टिस हो जाए। तो गाइस मैं आ गया हूं एक नई सीरीज लेकर जिसमें मैं आपको जितने भी MCQs हो सकेंगे चैप्टर वाइज प्रिपेयर कराऊंगा। एंड मैं एक और सीरीज लॉन्च करने वाला हूं जो कि सैंपल पेपर्स के ऊपर होगी। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक ही क्लास में बैठकर पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। मतलब पूरा एग्जाम पैटर्न पर हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग हमारी MCQ सीरीज लॉन्च कर चुके हैं और आज हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा सॉलिड स्टेट्स। गाइस इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा ओसवाल पब्लिशर्स को, जिन्होंने अपनी बुक जो कि गुरुकुल MCQs फॉर क्लास 12 हमें फॉलो करने दी, हमें उसके सवाल यूज करने दिए। और वो बुक मैंने खुद ने भी देखी है, बहुत प्यारी बुक है। तो उसके हम लोगों ने सवाल निकाले, मैं आपको उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा एंड आप लोगों के पास में भी वो मटेरियल होना चाहिए फॉर फर्दर प्रैक्टिस। तो चलो देर नहीं करते हैं एंड हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमारे मतलब सॉलिड स्टेट्स का है, सबसे पहला MCQ हम लोग लेकर आते। देखिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ये बोल रहा है कॉपर है और कॉपर का FCC अरेंजमेंट है। हम लोग सब जानते हैं, हम लोग FCC अरेंजमेंट को CCP यानी क्लोज क्यूबिक पैकिंग के हिसाब से भी बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? देखो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी CCP आता है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, बेसिकली एक आयन को और कितने आयंस ने सराउंड किया हुआ है। लाइक एक कैटायन को कितने एनायंस ने, या एक एनायंस को कितने कैटायंस ने सराउंड किया हुआ है, या एक एटम को कितने एटम ने सराउंड किया। क्योंकि यहां पर एक कॉपर की बात कर रहा है, डेफिनेटली कॉपर की बात कर रहा होगा, एक कॉपर को और कितने कॉपर ने सराउंड किया होगा। तो भाई इस हिसाब से तो ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए कि CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, वो हमेशा 12 होता है। तो हम बिना देखे, बिना प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ाए सीधे 12 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज द स्कीमेटिक अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आपको यहां पर ऑप्शंस नहीं दिए हुए, तो चलिए मैं आपको कुछ मन से ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 ये है, ऑप्शन नंबर 2 ये ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 अपन ये ले लेते हैं, पुइंग 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 पुइंग। एंड ऑप्शन नंबर 4 अपन ये ले लेते हैं, पुइंग 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 एंड पुइंग। चलिए बताओ इसमें क्या आपका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, आपका जवाब इसमें। भाई एंटीफेरो, एंटीफेरो के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट तो होता है लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट इसका जीरो हो जाता है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। और वो जीरो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर अगर तुम्हारा एक इस तरीके से अरेंज है इसका, तो दूसरा इसका अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा, तीसरा अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा, तो चौथा ऐसा हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसको प्लस हाफ ले रहे हैं तो दूसरा माइनस हाफ हो जाएगा, फिर अगर एक प्लस हाफ हो जाएगा तो दूसरा माइनस हाफ हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना ज्यादा प्रेफर करूंगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखो क्या कहना चाह रहा है ये। डेजिग्नेशन ऑफ द पैटर्न AB, ये भी कैपिटल होना चाहिए, AB ऑफ सक्सेसिव वर्टिकल लेयर ऑफ आइडेंटिकल एटम गिव द अरेंजमेंट। अच्छा, आपको दो चीजों के अरेंजमेंट सिखाए गए हैं सॉलिड स्टेट में, एक AB। मतलब अगर पहली लेयर A है तो दूसरी लेयर B होगी, फिर तीसरी लेयर वापस से A हो जाएगी, फिर अगली लेयर आपकी इस तरीके से B हो जाएगी। तो ये AB अरेंजमेंट है। और एक आपको ABC सिखाया गया होगा, एक आपको ABC सिखाया गया होगा। एक ऐसा हो जाता है A, फिर एक हो जाता है B, फिर एक हो जाता है C। तो ये ABC अरेंजमेंट होता है। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि भैया AB किस में आता है, तो AB तो हमारे
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हमेशा ए बी टाइप की होती है, और क्लोज क्यूबिक पैकिंग की एक्चुअली आपको ए बी सी दिखाई देती है। आई होप आप लोगों को इस बारे में पता हो, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को इस बारे में पता हो। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हमको वही करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। बाकी FCC और BCC तो यूनिट सेल है, ये तो इसके ऑप्शन में इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल यूजलेस है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखो क्लोज क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इज ऑल्सो नोन एज, ओके भाई FCC। हम हमेशा से सॉलिड स्टेट्स में पढ़ते आए हैं, जब कभी भी आपको सवाल आता है आपको सवाल में CCP बोला जाता है कि भाई एक आयन है, एक कैटायन है, एक एनायन है, उसका CCP अरेंजमेंट है। तो CCP अरेंजमेंट के अंदर यूनिट सेल कौन सा चूज करें, तो हमेशा FCC चूज किया था। तो CCP के अंदर हमेशा FCC यूनिट सेल होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 होता है, और FCC टोटल 4 एटम से मिलकर एक FCC का यूनिट सेल बना हुआ होता है। ये बेसिक बातें आप लोग, बेसिक बातें बिल्कुल याद रखो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये यूजुअली स्टेट्स बोर्ड्स वगैरह के अंदर आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये प्यारे बच्चों, कि इन अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर Cl नेगेटिव आयंस इज सराउंडेड बाय। तो यहां पर आप देखो बेसिकली ये आपसे और कुछ नहीं पूछ रहा है, ये आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, ये आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। अब यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको 4-5 बातें याद रखो कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6:6 का होता है। मतलब कि अगर तुम्हारे पास में एक सोडियम का आयन है, तो इस सोडियम के आयन को टोटल 6 क्लोरीन Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव 6 क्लोरीन ने कवर किया हुआ है। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास में एक Cl नेगेटिव का आयन है, तो उसको 6Na पॉजिटिव ने उसको इस तरीके से कवर किया हुआ होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होगा। तो एक Cl नेगेटिव आयन को टोटल 6 Na पॉजिटिव ने कवर किया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इसकी जगह पर सेजियम क्लोराइड आ जाता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 का हो जाता है, 8:8 का हो जाता है। मेरे सॉलिड स्टेट्स के अंदर मैंने ये सारी बातें बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ाई है। यूजुअली बोर्ड्स में यूजुअली यही दो आते हैं, तो देख लो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि CsCl का क्या लेटाइस हो सकता है। ओके, अब देखो सिंपल क्यूबिक जो होता है, सिंपल क्यूबिक, इसके अंदर एक यूनिट सेल में एक एटम होता है। अब अगर एक यूनिट सेल में एक एटम है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम रहेगा। हम अभी देख के आए FCC में यूजुअली NaCl होता है, तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 का हो जाता है। HCP भी नहीं हो सकता, ये HCP का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और उसके अंदर जो डायमंड वगैरह आता है उसका भी अलग रहता है। क्यूबिक स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 का देखा जाता है। और तो हमेशा ध्यान रखना CsCl का जो लेटाइस टाइप होगा वो क्यूबिक टाइप का होगा। और सर ये लेटाइस टाइप कैसे पता लगाते हैं हम लोग, ये हम लोग पता लगाते हैं रेडियस रेशो से, ये हम लोग पता लगाते हैं हमारे रेडियस रेशो से। अगर आप लोगों को याद हो तो हम इसे रेडियस रेशो से पता लगाते हैं। गाइस रिवीजन अगर नहीं क्वेश्चन ये बन पा रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि रिवीजन की बहुत तगड़ी जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल। अच्छा, कोवेलेंट क्रिस्टल, भाई एल्यूमिनियम तो मेटल है, इसको भगाओ। NaF तो तुम्हारा आयोनिक है, तो ये आयोनिक है तो अपन इसको भी नहीं ले सकते। आर्गॉन तुम्हारी गैस है, इट इज अ नोबल गैस। सिलिकॉन ही एक ऐसा है जो कि नॉन मेटल है, और जो नॉन मेटल होता है वही आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग में जाता है। जो हमेशा नॉन मेटल होता है तो वही हमेशा अपनी
कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर जाता है। तो सिलिकॉन मेरे हिसाब से इसका करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जरा आप देखो, इसमें मैं चाहता हूं कि आप अपना थोड़ा दिमाग लगाएं, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन में थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। द सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। NaCl जो NaCl है वो बैड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का? अब यहां पर इसने एक बहुत अच्छी बात मेंशन कर दी। एक तो यहां पर इसने सॉलिड लिख दिया और दूसरा इसने यहां पर बैड कंडक्टर लिख दिया। तो अब आपको बताना है कि ये क्यों है बैड कंडक्टर। NaCl सॉलिड कोवेलेंट होता है क्या? नहीं, ये तो सीधा सीधा मेरे को गलत दिख रहा है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी मेरे को सीधा सीधा गलत लिख रहा है क्योंकि ये आयोनिक है। हम लोग सब जानते हैं कि जब हमारा सॉलिड NaCl जब अपने एक्वस फॉर्म में जाता है तो इसके फ्री आयंस निकल आते हैं और ये फ्री आयंस ही इसकी कंडक्टिविटी को कॉज करे। तो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? सॉलिड NaCl में देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आयंस। और पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इन सॉलिड NaCl देयर आर नो आयंस। नहीं, ये गलत है, आयंस होते हैं। अगर ये सॉलिड फॉर्म में भी है तो सॉलिड फॉर्म में भी सोडियम और क्लोरीन के ऊपर आयंस हैं, बट ये फ्री नहीं है। ये आयंस आर बेसिकली नॉट फ्री, और जब ये फ्री नहीं होते हैं तो दे कैनॉट मूव, इनके पास में मूवमेंट नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। समझ रहे हो बात को? तो अगले, अरे हम आगे बढ़ चुके हैं क्या? ओके, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चल सकते हैं। आप लोग खुद ट्राई करो, इसको ट्राई मारो जरा। इसको क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 9, जरा ट्राई मारो, देखो अपने हिसाब से कि इन अ सॉलिड लेटाइस द कैटायन हैज लेफ्ट अ लेटाइस साइट एंड इज लोकेटेड एट एन इंटरस्टिशियल पोजीशन, सो द लेटाइस डिफेक्ट इज। भाई क्वेश्चन देखते समझ में आ गया है ये तो, कि क्या बोल रहा है कि एक कैटायन ने सुनना बहुत अच्छा पॉइंट समझ में आया मुझे। एक कैटायन बोल रहा है अपनी पोजीशन छोड़ी लेटाइस में और एक इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑब्टेन कर ली। शॉर्ट की डिफेक्ट सबके मन से पहले हट गया होगा। शॉर्ट की मैंने ट्रिक बताई थी कि भैया जो हो जाए शॉर्ट की ट्रिक क्या है? जो हो जाए शॉर्ट, मतलब एक कैटायन या एक एनायन कंप्लीटली छोड़ के चला जाए आपके क्रिस्टल को, तो शॉर्ट हो नहीं सकता, वैलेंसी भी नहीं हो सकती। डाउट रहेगा इंटरस्टिशियल और फ्रैंकल में। बहुत सारे बच्चे इंटरस्टिशियल समझ के 1 लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंटरस्टिशियल इज ऑलवेज सीन इन नॉट, इट इज फॉर नॉट द आयोनिक कंपाउंड्स। मतलब ये एक नॉर्मल एटम्स के लिए है, एक एटम के लिए है, जैसे कॉपर छोड़ के चला जाए तब ये आएगा। क्योंकि यहां पर कैटायन है, मतलब प्योरली आयोनिक के लिए है, आयोनिक के लिए है मेरे बच्चों, और आयोनिक के लिए फिर ये फ्रैंकल ही होगा। बहुत बच्चों को डाउट हो जाता है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर गलती कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बड़ा मजा आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड अगले क्वेश्चन को सॉल्व भी करके देखेंगे। चलो जल्दी से पढ़ो इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करो, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होगा। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब ये बोल रहा है कि एक स्पेसिफिक या एक शार्प पॉइंट पर ये मेल्ट होगा। तो हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एकदम शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ही क्या होता है? मेल्ट होना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ठीक है। और ये ट्रू सॉलिड भी होते हैं, तो ये भी ठीक है, मतलब ये भी मैं नहीं लगा सकता, ये भी मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि हमसे नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। अ रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द एंटायर क्रिस्टल, ये पॉइंट भी सही है, मतलब ये भी नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक पीरियड के बाद रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। मतलब जैसे अपन पढ़ते ना, ए फर्स्ट लेयर का नाम ए, दूसरी का बी, ए बी, रेगुलर पैटर्न ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, रेगुलर पैटर्न। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो रेगुलर पैटर्न होता है।
आइसोट्रॉपिक नेचर, हाँ आइसोट्रॉपिक नेचर ये एमॉर्फस सॉलिड का होता है। आइसोट्रॉपिक नेचर किसका होता है? इट इज बेसिकली ऑफ एमॉर्फस, इट इज बेसिकली फॉर एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि इनको किसी भी साइड से, किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से अगर आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज को अगर आप किसी भी एंगल से ऑब्जर्व करोगे वो सेम रहेगी। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड की एन आइसोट्रॉपिक नेचर होता है, अलग 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 जगह पर इनकी प्रॉपर्टी अलग 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 होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 चेकआउट करो गाइस, चेकआउट क्वेश्चन नंबर 11। चलो अबे क्या हो रहा है बे, हाँ शॉर्ट की, अरे अभी तो समझाया, शॉर्ट की डिफेक्ट की ट्रिक ही समझा दी मैंने। शॉर्ट आयन, एक आयन का अपनी पोजीशन छोड़कर चला जाना, शॉर्ट हो जाना। तो देखते हैं, एन आयन लीव्स इन नॉर्मल साइड एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल स्पेस, नहीं इंटरस्टिशियल स्पेस ही ऑक्यूपाई नहीं करता है। अनइक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लेटाइस, अनइक्वल नंबर में केटायन और एनायन दोनों का मिस होना नहीं, सिर्फ एक कोई मिस होता है। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीज नहीं, क्योंकि यहां पर मैंने बोला ही है शॉर्ट की डिफेक्ट में एक कोई सा आयन शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है, चला जाता है, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहता है। लेकिन एनायन की, क्योंकि अगर एनायन जा रहा है, या केटायन की, अगर केटायन जा रहा है, मान लो केटायन जा रहा है तो उसका मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो डेंसिटी तो शॉर्ट की डिफेक्ट में एक्चुअली डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया। तो मेरे को लगता है बी वाला ही सही होगा, बिना पढ़े ही मैंने देख लिया, एलिमिनेट कर दिया, लेकिन पढ़ लेता हूं। इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लेटाइस। यस, अब मामला समझ में आया ना कि इक्वल नंबर में हटना चाहिए। अगर केटायन हट रहा है तो एनायन भी हटेगा, लेकिन इक्वल मात्रा में। यहां पर मैंने सी को क्यों गलत करा? क्योंकि ये बोल रहा था अनइक्वल मात्रा में। नहीं, अगर केटायन हट रहा है तो केटायन ही हटेगा, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए बाद में उतनी ही मात्रा में एनायन भी हटना चाहिए। वही शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। हमने शॉर्ट आयंस लिखा ही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें ये भी कंफ्यूज है कि सर सिर्फ केटायन छोड़ के जाएगा। तो बेटा एनायन तो वहीं रह जाएगा। अगर एनायन वहीं रह गया तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट की डिफेक्ट हो या आपका फ्रैंकल डिफेक्ट हो, इसके अंदर आपको चार्ज न्यूट्रल ही रखना है। चार्ज आपको इन दोनों के अंदर न्यूट्रल ही रखना है, आपको चार्ज के अंदर बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन पोजीशन छोड़ के जाते हैं, ना कि अनइक्वल। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ओके, हाउ मेनी काइंड ऑफ स्पेस लेटाइस, हाउ मेनी काइंड ऑफ स्पेस लेटाइस आर पॉसिबल इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। बहुत सारे बच्चों के मन में यही डाउट है कि सर हम लोग पढ़ तो रहे हैं, थ्योरी तो निपटा रहे हैं, लेकिन सर एमसीक्यूज की असर्शन एंड रीजन की प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन टर्म 1 के अंदर सब कुछ बदल गया है। टर्म 1 के अंदर एकदम सब एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो गाइज मेरा रिकमेंडेशन यही है कि गुरुकुल सीबीएसई चैप्टर वाइज फॉर पीसीएम ऑब्जेक्टिव की जो बुक है आप वही परचेज करें। इसके अंदर आप मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली मोटे मोटे तौर पर 2000 के आसपास तो क्वेश्चंस ही हैं इसके अंदर। एंड ये इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिकल एजुकेशन, इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करती है। पूरा आप मान के चलो इसके अंदर एमसीक्यू, असर्शन एंड रीजन और केस स्टडी के सवाल आपको मिल जाएंगे। पूरी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऊपर बेस्ड है। रिसेंट ईयर के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसको भी इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि एमसीक्यू में और असर्शन रीजन में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। तो इसके अंदर प्लस पॉइंट ये कि एक तो आपका एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है, आपका असर्शन एंड रीजन सॉल्व हो रहा है, आपकी केस स्टडी सॉल्व हो रही है, एंड आपको अननोइंगली आपके पीवाईक्यूज यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी इसके अंदर सॉल्व हो रहा है। तो गाइज इस पूरे प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप ओसवाल पब्लिशर्स की वेबसाइट पर जाकर भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। गाइज इट इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव और बहुत प्यारा स्टडी मटेरियल है। और अभी हम लोग जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं इसी के ऊपर बेस्ड है। तो गाइज देर किस बात की, अभी इस बुक को आप लोग चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, तो हम लोग, सॉरी कॉल आ गया था,
तो हम लोग ब्रेविस लेटाइस के अंदर ये सब पढ़ चुके हैं। और अब आप देखो, क्योंकि आपसे क्यूबिक के बारे में पूछा, तो बेटा क्यूबिक के अंदर टोटल 7 देखे जाते हैं। देखो 23 और 30 तो आप भी कंफ्यूज नहीं होगे, बहुत बड़ा नंबर है। यूजुअली 14 ब्रेविस लेटाइस होते हैं, तो आप उसमें क्यूबिक समझ के लग जाते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ क्यूबिक एक टाइप है, इसके अलावा वो क्यूबॉइडल भी दिखता होगा कई बार, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। तो हमारा जो क्यूबिक होता है ना, आप उस टेबल के अंदर देखना, आपको 7 लेटाइस मिलते हैं इसके अंदर। यूजुअली कौन कौन से होते हैं देखो, क्यूबिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, सॉरी ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। टोटल इसका जवाब होगा 7। कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप देखो हमको इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन अब सही आया है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था थ्योरी 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 चल रही है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा निकल के आया है। मैं इसको एक काम करता हूं, आपको नोट पैड पर ही समझाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से लिख के। चलिए ये हमारा नोट पैड खुल गया, मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूं, बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब हम हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे पास में एक W नाम का एटम है विच इज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक लेटाइस। ठीक है, हम इसको पढ़ लेते हैं ठीक से। क्या बोल रहा है कि एक W नाम का एटम है जो क्यूबिक लेटाइस के कॉर्नर्स पर है। O नाम का जो एटम है इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एजेस एंड सोडियम एटम एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहां पर इसको फटाफट से हम एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं हमारे नोट पैड के अंदर। अब ये बोल रहा है कि W नाम का एटम जो है वो कॉर्नर्स पर है, और कॉर्नर्स पर किसके है, तुम्हारे CCP के कॉर्नर पर। थोड़ा इसका मोटा दिख रहा है, तुम्हारा जो W नाम का जो एटम है ये कॉर्नर्स पर है, और ये कॉर्नर किसके, CCP के। अब हम लोग सब जानते हैं CCP मतलब FCC, और FCC के कॉर्नर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये लग गया, ये लग गया, ये तुम्हारा ये हो गया, है ना। अब इसके अलावा ये क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन एटम है, तुम्हारा जो ऑक्सीजन एटम है वो एजेस पर है। अब आप देखो इस यूनिट सेल की एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एजेस है। और ये बोल रहा है जो तुम्हारा सोडियम है वो बॉडी सेंटर में है, तो यहां पर बीचों बीच आपको कहीं पर सोडियम दिख रहा होगा। अब अपने को इसका फॉर्मूला निकालना है, तो भाई बहुत इजी है इसका फॉर्मूला निकालना, हमारे लिए क्या ही टफ होगा, मतलब क्या ही टफ होगा, इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। देखो हम लोग सब जानते हैं FCC के अंदर जो कॉर्नर पर एटम होते हैं वो 8 होते हैं, और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 1। सो देयरफॉर आपके W का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 1। फिर आपकी एजेस, आप खुद देखो एजेस होती है 12 गिनी ना, और एक एज टोटल 4 के बीच में डिवाइडेड रहती है। देखो ये एक यूनिट सेल ये हो गया, एक यूनिट सेल ये हो गया, एक यूनिट सेल ये हो गया, एक यूनिट सेल ये हो गया। अब अगर मैं इस एज को ध्यान में रखूं, सिर्फ ये वाली एज को, ये वाली एज को, तो एक ये बॉक्स ने घेरा इसको, एक ये बॉक्स ने घेरा इसको। अब इसके ऊपर भी तो एक होगा कि नहीं होगा, इन दोनों के ऊपर। तो टोटल 4 यूनिट सेल के बीच में एक एज घेरती है, तो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 यानी 3, तो ऑक्सीजन हो गए 3। और बॉडी के बीच में तो कोई कंट्रीब्यूशन किसी के साथ शेयर्ड होता ही नहीं है, ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा 1, तो Na1, तो WO3Na1। अब हम लोग हमारे ऑप्शन से एक बार इसको मैच करने की कोशिश करते हैं कि हमने सही किया कि भी नहीं। ये देखिए हमारा ऑप्शन बी से ये मैच कर रहा है, देखो, अरे सॉरी कहाँ चला गया पे, पीछे चला गया, और पीछे चला गया ये। तो आप यहां पर चेक करो, हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, NaWO3। सोडियम जो कि सेंटर में है इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। W क्योंकि 8 एजेस 8 कॉर्नर होते हैं और सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 1, तो ये भी 1 हो गया। एंड ऑक्सीजन 12 एजेस पर है,
एक H का कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/4 होता है तो 3, तो NaWO3, बिल्कुल सही बात। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया। इस क्वेश्चन को सब लोग स्टार बना के लिखेंगे, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, ये जेई में भी आता है, इसलिए मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, अरे वाह, फिर वैसे ही सवाल आया, देखो एक कंपाउंड में एलिमेंट है जिसका नाम है वाई, ये सीसीपी बनाता है, सीसी बोले तो FCC, एंड एक्स ने 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रखा है। चलो ठीक है, इसको भी अपन अपनी उधर वाली टेबल पे ले जाके, सॉरी नोट पैड पे ले जाके बना लेते हैं। ये तो आपको मैंने इसका सॉल्यूशन लिख ही दिया था, एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं। ये बोल रहा है आपके पास में एक्स और वाई नाम के दो एटम से आपका पूरा यूनिट सेल बना है। एक्स ने क्या कर रखा है, वही क्लोज क्यूबिक पैकिंग CCP, पूरा का पूरा CCP इसने अरेंज ऑक्यूपाई किया हुआ। एक बार अपन क्वेश्चन में वापस से देख लेते हैं, क्योंकि CCP में क्या होता है, कॉर्नर्स के अलावा फेस भी होता है। तो क्या ये हमारे क्वेश्चन में हमें फेस लेने के लिए बोल रहा है, इन अ कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म्स CCP लेटाइज। समझ रहे हो, इसने पूरा CCP लेटाइज बनाया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आई एम कंफ्यूज, कि W नाम के एटम ने क्यूबिक लेटाइज के सिर्फ कॉर्नर को ऑक्यूपाई किया है, इसलिए मैंने W को सिर्फ मैंने कॉर्नर्स पर बनाया था, समझे। मैंने फेस के 6 ऑप्शन छोड़ दिए थे, जो मैंने फेस बनाया था उसके मैंने 6 ऑप्शन छोड़ दिए थे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो इस क्वेश्चन में कहीं भी कॉर्नर अलग से मेंशन्ड नहीं है। इसने बोला कि एलिमेंट वाई ने CCP लेटाइज पूरा बनाया है, तो इसका मतलब यह है कि और 2/3 एक्स ने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे W क्यों लिख रहा हूं यार यहाँ पे मैं, एक्स 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 एक्स, एक एक्स फ्रंट में और एक एक्स बैक में, ये तुम्हारा फेस सेंटर हो गया। फेस पे ये 6 फेस पे अपन अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हम लोग सब जानते हैं कि एक FCC यूनिट सेल के अंदर 8 तो कॉर्नर्स होते हैं, एक कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और 6 फेस होते हैं, एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है 3। सो देयरफॉर FCC बनाने के लिए आपको टोटल 4 एटम की जरूरत लगती है, तो नो डाउट ये हो गया X4। अब आप लोग सब जानते हो कि जो तुम्हारे टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं उसका नंबर हमेशा 2n होता है, मतलब आपके यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं उसके दुगने तुम्हारे टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, तो 2 × 4 विल बिकम 8। अब वो बोल रहा है कि जो तुम्हारा, नहीं आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। एंड एक्स एलिमेंट, अच्छा, और वाई ने वो किया था, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाई कर लो, इसको वाई कर लो, ये वाई है, मतलब वाई ने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसने कॉर्नर ऑक्यूपाई कर लिया एक CCP बनाने के लिए, और 1 2 3 4 5 और ये 6 फेस, तो ये Y4 हो जाएगा। अब X ने क्या कर रखा है, 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होने चाहिए। FCC के अंदर टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होने चाहिए, इसने उसका 2/3 ऑक्यूपाई करा है, मतलब 16/3 पोजीशन इसने ऑक्यूपाई करी है, तो X 16/3 हो जाएगा। 4 1 4, 4 4 16, तो X4 और ये Y इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो Y3, X4 Y3 आपका आंसर होना चाहिए। एक बार हम इसको हमारे उससे मैच करके देख लेते हैं, हमारे ऑप्शन में से X4 Y3 कहीं पर है क्या, बिल्कुल मुझे दिख रहा है X4 Y3। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आया था, मजेदार क्वेश्चन है गाइस इस बुक में, एक बात तो माननी पड़ेगी, मजेदार क्वेश्चन है X4 Y3, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आया, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। तरीका आप लोगों को पता ही है, इससे आपको ये पता चल गया कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर n। कभी फ्यूचर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर सवाल आ जाए तो वो n होता है ना, FCC में 4 एटम, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में भी 4 एटम होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने NCERT या मेरे लेक्चर ठीक से देखे हो, ये क्वेश्चन आना है पैरामैग्नेटिक। हमेशा ध्यान रखना किसी के पास में पैरामैग्नेटिक चीज का बोलते हैं जब उसके पास में डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
अब ये तो NaCl है, और एक आयोनिक सब्सटेंस, ये एक आयोनिक सब्सटेंस है। आयोनिक सब्सटेंस कभी भी पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता। ये भी KF है, ये भी आयोनिक है, ये भी कभी भी पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता। इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं होते। टाइटेनियम ऑक्साइड, देखो टाइटेनियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो साइंस टीचर, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर चेक करूं तो टाइटेनियम पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, और 3d के अंदर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। ये 22 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेकिन ये +4 है। तो गाइस +4 होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे यहां से उड़ जाएंगे, तो ये खाली हो गया। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भी उड़ जाएंगे, तो ये भी खाली हो गया। तो अल्टीमेटली टाइटेनियम +4 के अंदर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टाइटेनियम के अंदर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका 4s भी खाली है और 3d भी खाली है। अब भाई कोई भी चीज पैरामैग्नेटिक कब होती है, डोमेन्स कब होते हैं उसके बाद में, जब उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी हो। आयोनिक में तो होती ही नहीं है, टाइटेनियम में भी नहीं है, तो कॉपर ऑक्साइड ही बचा। वैसे भी कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पे +2 चार्ज है, और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखें तो कॉपर के 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके 3d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। ये सब बात आप लोग बचपन से जानते हो। अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक यहां से उड़ा दिया मैंने, एक मैंने यहां से उड़ा दिया, तो एक तो यहां से उड़ गया। अब यहां पर देखो इसके 3d के अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन फ्री दिखाई दे रहा है। यस और नो? आ गई बात समझ में? ग्रेट। तो चलो आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ में कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस करे। इनके अच्छे से प्रैक्टिस करो, इनके नोट्स बनाओ। ओसवाल पब्लिकेशन की बुक आपके पास में होनी चाहिए, आप उसको जरूर रेकमेंड कर सकते हो। बाकी के कुछ इसके अंदर मान के चलो 60 क्वेश्चन है मेरे पास में, 15 के सेट्स में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगला लेक्चर जल्दी अपलोड करूंगा, सैंपल पेपर सीरीज भी लेके आऊंगा। इस वीडियो के अंदर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे गाइस।